नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अभय कुमार, जो पेशे से शिक्षक हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू अखबारों में लगातार कॉलम लिखते रहते हैं। दिल्ली के बहुत सारे बस स्टॉप पर एक प्रचार लगा हुआ है भाजपा पार्टी के उत्तराखंड सरकार का। उस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उसमें एक संदेश है और बधाई है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आते ही मुसलमान की बात सबसे पहले जहन में आती है। ऐसा सिर्फ बहुत सारे मुस्लिमों को नहीं लगता है, बल्कि ऐसा बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्टों को भी लगता है और अखबारों में भी इसी के आसपास चर्चा होती है। चूँकि डॉक्टर अभय कुमार की पीएचडी भी मुस्लिम मुद्दों पर है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर है, और ये मुस्लिम मुद्दों के बहुत ही बड़े जानकार के रूप में हर जगह बुलाए जाते हैं। हम इनसे सीधे सीधे समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और उससे कैसे मुसलमानों को सीधे जोड़कर देखा जाता है। अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, पहले ये मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मराज जी। मेरी पीएचडी जो इसी जेएनयू से पूरी हुई वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पे है, और जब आप मुस्लिम पर्सनल लॉ पे काम करते हैं तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है और उसके आसपास के जितने भी डिबेट है, बहस हैं, उससे भी आपको गुज़रना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई की है, तो उसी के आधार पे कुछ बातें मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात धर्मराज जी, ये मैं कहना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके अगर आप मीडिया की खबरों को देखें, आप डिबेट और डिस्कशन को देखें, तो इसमें 95% जो है इसमें र्यूमर यानी अफवाह फैलाई जाती है। इसके बारे में 10% भी आपको तथ्य नहीं मिलते हैं। जो पत्रकार चीख चीख के कहते हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, ये ख़ास संप्रदाय के जो लोग हैं, जो अक़लियत हैं, जो दाढ़ी रखे हुए हैं, जो अपनी महिलाओं को बुर्के में ज़बरदस्ती पहना के उनको ग़ुलाम बनाए हुए हैं, यही लोग इसका विरोध करते हैं। और भारत जैसे एक महान देश को और महान बनने से ये ख़ास संप्रदाय के लोग जो हैं यही ज़िम्मेदार हैं, और वो बार बार कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ये जो बात मीडिया वाले लोग या जो बीजेपी के जो समर्थित जो उनके प्रवक्ता हैं या जो उनके लोग हैं, जो ये बातें धर्मराज जी कहते हैं, इसका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसकी वजह ये है कि 1950 के बाद से ये देश जब से आज़ाद हुआ, जब से एक हमारे यहाँ देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, तब से इस मुद्दे पे कभी सही तरीके से बहस नहीं हुई, कभी सही बातों को मीडिया ने परोसा नहीं। और जब से मोदी जी की सरकार 2014 में आई है, तब से आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ और ट्रिपल तलाक और महिलाओं का दुर्दशा है, इसी के आसपास बीजेपी राजनीति कर रही है। अब आपके सवाल पे मैं बिल्कुल आ जाता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, कोड आखिर है क्या? जी बिल्कुल आ रहा था। ये थोड़ा बैकग्राउंड इसका है कि आप पहली बात जो मैं कह रहा था, अफवाह से सावधान। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में हर उस व्यक्ति से है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आदिवासी हो, या जातिगत समाज में रहता हो, धर्म को मानता हो या नहीं मानता हो, सबका इससे रिलेशनशिप है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समान कानून संहिता, है ना। समान कानून संहिता, उर्दू में हम इसको कहते हैं एक्सा सिविल कोड। यानी माना ये जाता है कि भारत जैसे देश में, चूँकि देश एक है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए। यही इसकी मतलब धारणा है। इसके मूल धारणा यही, मूल धारणा इसके जो सपोर्टर, जैसे एक देश एक चुनाव का नारा भी लग रहा था, बिल्कुल बहुत पहले से एक देश एक कानून का भी नारा है, उसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड
उसी की अभिव्यक्ति है। उसी की अभिव्यक्ति है। जो लोग उसके समर्थक हो वो ऐसी ही दलील देते हैं कि एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, है ना, एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, एक ही संविधान है, एक ही प्राइम मिनिस्टर है, एक ही राष्ट्रपति है, एक ही संसद है, तो दो कानून क्यों चलेगा, है ना। और फिर आगे जो बीजेपी के समर्थक या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो समर्थक आगे बढ़ के ये बात कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ जाएगा तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो मुस्लिम समुदाय में जो पहले की सेकुलर गवर्नमेंट ने जो इनको कंसेशन दिया हुआ है, जो इनको सुविधा और लाभ दिए गए हैं, है ना, कुछ खुली छूट दिया है, कुछ बम्पर ऑफर दिया है इनको, ये बंद हो जाएगा और मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलेगा और मुस्लिम मर्दों का जो है उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती रुक जाएगी। ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जो कि मैंने पहले भी कहा था, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे है, इसका मुसलमान से लेना देना नहीं है। अब आई परिभाषा के ऊपर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो हुआ क्या है कि जब कानून को भी अगर आप देखेंगे तो कानून भी समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं। कानून को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने से पहले आपको कानून को मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। देखिए, जब अंग्रेज़ इस देश में नहीं आए थे, भारत में जब अंग्रेज़ नहीं आए थे और जब अंग्रेज़ी कानून व्यवस्था यहाँ पे भारत में नहीं आई थी, जब मॉडर्न इंस्टीट्यूशन भारत में नहीं आए थे, तो उससे पहले मुग़लों का शासन था और मुग़लों के अलावा भी और राजा महाराजाओं का शासन था। तो उस ज़माने में क्या होता था कि जो व्यक्ति जिस समुदाय में पैदा हुआ है उसी समुदाय के कानून के मुताबिक उनके मामलों का निपटारा किया जाता था। जैसे अगर मुग़ल कोर्ट है और अगर आपका झगड़ा किसी बात पे या अगर आपके फैमिली में हो गया, प्रॉपर्टी को लेके या शादी ब्याह से झगड़ा हो गया, तो कोई काजी है, तो कोई काजी या कोई जज है, तो चूँकि आपका नाम धर्मराज कुमार है तो वो एज्यूम करेगा कि आप हिंदू हैं, तो आपके झगड़ों का निपटारा वो हिंदू कानून के मुताबिक करेगा। अगर उसी के कोर्ट में मोहम्मद अब्दुल्ला जाते हैं और उनकी शादी ब्याह निकाह का कोई झगड़ा होगा, तो उनकी शादी ब्याह और निकाह का जो झगड़ा को अगर समाधान करेगा तो वो उसको कुरान और हदीस और शरीयत की रोशनी में करेगा। अब बहुत लोग शरीयत का भी मतलब नहीं समझते कि शरीयत क्या होता है। शरीयत का मतलब कि बहुत ही कट्टरपंथी मुसलमानों का राज नहीं, इस्लामिक कट्टरपंथी एस्टैब्लिशमेंट समझते हैं लोग। शरीयत का मतलब होता है लॉ, कानून, रास्ता। शरीयत का कुछ लेना देना ना कट्टरवाद से नहीं है। एक तरह का रास्ता है, एक तरह का आपको कहने का मतलब एक विधि है, एक तरह का कानून है। उस शरीयत का इस्तेमाल दुरुपयोग गलत तरीके से हो सकता है, शरीयत का इस्तेमाल अच्छे तरीके से, लेकिन शरीयत का नाम सुनते ही डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 144 शरीयत वर्ड अगर आप हिंदू कट्टरपंथियों के सामने बोलेंगे, चरमपंथियों के सामने, तो एक और शब्द है, उससे वो डरते हैं, कुछ गजवाए हिंद की कुछ बात आ जाती है। हाँ बिल्कुल, कि गजवाए हिंद हो जाएगा। मतलब कहने को जो मोहम्मद गजनवी जो भारत पे जो उन्होंने उसमें जो हमला किया था, तो वो कह रहे थे कि वो शरीयत और मोहम्मद गजनवी का हमला और मुस्लिम रूल और हिंदुओं का क्या कहेंगे, उनका पतन और हिंदुओं के खिलाफ शोषण और भारत का मतलब भारत में अंधकार छा जाएगा, लोगों की आज़ादी छिन जाएगी, कट्टरवाद, इसको एक जगह जोड़ देते हैं। इसका कुछ नहीं लेना। अब देखिए, एक बहुत ही आसान चीज़ है, आर्टिकल 144, धारा 144। तो धारा 144 का इस्तेमाल जायज़ तरीके से भी होता है और धारा 144 का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी हिंसा करने पे उतारू हो जाए, कोई भीड़ लेके, और अगर आप एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं तो आप वहाँ 144 का इस्तेमाल करके लॉ एंड ऑर्डर की आप रक्षा करते हैं। लेकिन अगर कोई किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो आप क्या करते हैं कि उनको रोकने के लिए कि दिल्ली में दाखिल ना हो, आप बॉर्डर पर धारा 144 लगा देते हैं। तो यहाँ पे 144 धारा का दुरुपयोग हुआ। तो शरीयत का दुरुपयोग भी कोई कर सकता है और शरीयत का उपयोग भी कोई कर सकता है, लेकिन शरीयत का नाम सुनते अगर आपके दिल में डर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इस्लामोफोबिक हैं, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को इतिहास के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहते। अब आइए, मुग़लों के दौर में मैं कह रहा था, तो अगर उसी तरह से कोई हिंदू राजा है और उसके यहाँ भी अगर कोई मुसलमान पहुँचता है अपने कंप्लेंट को लेकर, तो हिंदू राजा भी उस मुसलमान के बारे में जो फैसला लेता था, तो उनके जज जो होते थे वो मुसलमानों के जो अपने पर्सनल लॉ जो होते थे उनके आधार पर ही लेते थे। अब देखिए, पर्सनल लॉ को भी समझ लीजिए। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, पर्सनल का हिंदी में अनुवाद होता है व्यक्तिगत, लेकिन यहाँ पर्सनल निजी कानून, लेकिन यहाँ पर्सनल का मतलब इंडिविजुअल नहीं है।
यहाँ पर्सनल का मतलब है कम्युनिटी, यानी हिंदू पर्सनल लॉ का मतलब हुआ है हिंदू कम्युनिटी से संबंधित अधिकार कानून। और मुस्लिम पर्सनल लॉ का मतलब ये नहीं हुआ कि एक मुस्लिम नहीं, सारे मुसलमानों के से जुड़े हुए उनके कानून। लेकिन जब अंग्रेज़ों का जब दौर आया तो अंग्रेज़ों के दौर के बाद जब नई तरह का से कोर्ट और अदालत का जब सिस्टम शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत में सेकुलर लॉ को लाना शुरू किया। अब सेकुलर लॉ का मतलब होता है कि आप कहेंगे धर्मनिरपेक्ष कानून, लेकिन सेकुलर लॉ को कभी ये मत समझिएगा कि सेकुलर लॉ के खिलाफ में कोई कम्युनल लॉ है, नहीं। यहाँ सेकुलर लॉ का मतलब होगा यूनिवर्सल लॉ, जो सब पे लागू हो। यहाँ सेकुलर का मतलब कम्युनल और सेकुलर नहीं हुआ, यहाँ सेकुलर का मतलब हुआ कि एक कानून जो एक ही समुदाय पे लागू होता था, अब एक दूसरे तरह का कानून बना जो सब पे लागू होने लगा, उसको हम कहते हैं सेकुलर लॉ। तो अंग्रेज़ों के दौर में क्या हुआ कि समय गुजरने के साथ कानून जो बनने शुरू हुए और कानून के अंदर में जो रिफॉर्म्स हुए, तो सेकुलर लॉ का जो दायरा था वो ज़्यादा बढ़ता चला गया और व्यक्ति को, किसी इंसान को उनके शादी ब्याह, उनके जो उनका फैमिली की प्रॉपर्टी, तलाक, ये सब मामलों को छोड़ के बाकी तमाम जो कानून थे वो एक ही कानून सबके लिए बने, जिसको सेकुलर लॉ कहा गया। यानी अगर अभय कुमार को जेल में पड़ना है तो उनके लिए भी वही कानून है जो कोई अब्दुल्ला के लिए है। अगर अभय कुमार ने चोरी की तो उनके लिए भी वही सज़ा है जो कोई अब्दुल्ला ने चोरी की। तो सेकुलर कानून का दायरा बढ़ता चला गया और अंग्रेज़ों को एक मॉडर्न सिस्टम बनाना था। लेकिन अंग्रेज़ों को ये भी बात बखूबी मालूम थी कि जो व्यक्ति के धार्मिक आस्थाएं हैं, जो व्यक्ति के उनके कल्चरल राइट्स हैं, जो व्यक्ति के रस्मों रिवाज हैं, जो व्यक्ति का शादी ब्याह तलाक या प्रॉपर्टी का जो बंटवारे का जो सिलसिला है, वो व्यक्ति का कहीं ना कहीं संबंध उसके धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम एक ही तरह की व्यवस्था शादी ब्याह तलाक और प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में हम बना दें तो हिंदू भी उससे मानने से इनकार करेंगे और मुसलमान भी उससे मानने से इनकार करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि और जितने भी मामले हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, अर्थव्यवस्था, आपको लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, पॉलिटिक्स, इस सब में एक ही कानून बनाया जो यूनिवर्सल सबके लिए कानून था, उसको हम सेकुलर लॉ कहते हैं। और कम्युनिटी से रिलेटेड जो शादी ब्याह और डाइवोर्स के जो लॉ थे उसको उन्होंने कम्युनिटी के स्पेसिफिक छोड़ दिया, उसी को हम पर्सनल लॉ कहते हैं। अब दूसरी बात और याद रखिएगा, पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, पर्सनल लॉ हिंदुओं के भी है, पर्सनल लॉ ईसाइयों के भी हैं, पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। हिंदू कोड बिल बना नहीं, लेकिन प्रचारित ऐसा होता है, हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का चर्चा आते ही हाँ। ऐसा प्रचारित किया जाता है कि अब होगा मुसलमानों की हालत खराब। बिल्कुल नहीं, मुस्लिम अब आ रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर भी आ रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो मुसलमानों को अधिकार दे रहे हैं, जो कल्चरल अधिकार दे रहे हैं, वैसे अधिकार हिंदुओं को भी मिलते हैं हिंदू कोड बिल के तहत, ईसाइयों को भी मिलते हैं अलग। और एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हिंदू कोड बिल के अंदर में सिखों का, बुद्धिस्टों का और जैनों के भी मामले का निपटारा होता है। ये बात मीडिया कभी नहीं कहती है कि एक लंबे समय से सिख धर्म के लोग कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ जो है उसको आज़ाद कर दो, सिखों का जो पर्सनल लॉ है उनको अलग बनाओ, हमको हिंदू कम्युनिटी के अंदर में मत रखो। अब बहुत ही दिलचस्प बात बता रहे हैं जिस पर कभी भी चर्चा नहीं होती है, कम से कम मुख्य धारा की मीडिया में तो नहीं ही चर्चा होती है, उत्तर भारत के अखबारों में तो चर्चा नहीं होती कि सिख जो हैं, कि सिख जहां एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात चल रही है, वहीं सिख कम्युनिटी अपना खुद का पर्सनल लॉ मांग रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा धर्म और हमारा आस्था जो है वो हिंदू धर्म से वो अलग है, उसकी एक अलग अपनी इंटिटी है। देखिए, इसलिए उनको उनके अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। लेकिन एक और बात देखिए कि भारत में क्या है कि भारत में हिंदू वही है जो मुसलमान नहीं है और जो ईसाई नहीं है। इस तरह की परिभाषा जो है कहीं ना कहीं यहाँ का जो एक सांप्रदायिक सोच है, ये कहीं ना कहीं ये उसके पीछे काम करते, कहीं ना कहीं लगता है अरे ठीक है, अम्बेडकर साहब जो थे बुद्धिज़्म को कबूल किए थे तो हिंदू ही, गुरु गोविंद सिंह जो थे
थे तो हिंदू ही। ये बहुत ही सांप्रदायिक सोच है। हम ये यकीन नहीं करते हैं कि कोई बुद्धिज़्म नाम का भी कोई इंडिपेंडेंट रिलीजन हो सकता है, कोई सिखिज़्म नाम का भी कोई इंडिपेंडेंट रिलीजन। बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला, तो क्या जापान में जो बुद्धिस्ट हैं, या चाइना में जो बुद्धिस्ट हैं, या इंडोनेशिया में जो बुद्धिस्ट हैं, या श्रीलंका में बुद्धिस्ट हैं, वो क्या अपने आप को हिंदू से जोड़ के देखते हैं? तो अब आइए, तो एक और बात बहुत बड़ा मिथ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो हज़ारों साल से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुए हैं, ये महिलाओं के ख़िलाफ़ है। मैं कह रहा हूँ 1937 शरिया एक्ट है मेरे भाइयों, अभी आप गूगल कीजिए 1937 शरिया एक्ट। अंग्रेज़ों के दौर में आज़ादी से 10 साल पहले शरिया एक्ट पास हुआ था। उसके अंदर में कुछ अच्छाइयाँ भी थी, कुछ उनके अंदर में कमज़ोरियाँ भी थी। मैं शरिया एक्ट को नहीं कह रहा हूँ कि उसमें सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन मैं सिर्फ शरिया एक्ट का जिक्र इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, कोई रिफॉर्म्स ही नहीं हुआ, कोई चेंज भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं। देखिए, मुसलमानों के बारे में चर्चा शुरू होते ही लोग कबीलाई दुनिया की तरफ चले बिल्कुल जाते, बिल्कुल कि अभी भी वो लोग डेजर्ट में बिल्कुल रहने वाले बिल्कुल लोग बिल्कुल हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बात कह दूं, थोड़ा भटकूंगा लेकिन बहुत ही अहम है। एडवर्ड सईद जो थे बहुत बड़े मतलब विद्वान हैं अंग्रेज़ी लिटरेचर के, कल्चरल स्टडीज़ के। उन्होंने किताब लिखी थी ओरिएंटलिज्म 1979 में। अब आप पूछेंगे कि ओरिएंटलिज्म किताब उन्होंने क्यों लिखी, कैसे उनके दिमाग में बातें आई? तो एडवर्ड सईद ओरिएंटलिज्म लिखने से पहले उनके दिमाग में कोई बात नहीं थी कि ओरिएंटलिज्म हमको लिखना है। वो उस ज़माने में फ़लस्तीन, अरब और इजराइल का वार हो रहा था, और जब मीडिया में अरबों के बारे में जब उन्होंने दुष्प्रचार देखा कि अरे अरब लोग जो हैं ये बिल्कुल बुज़दिल होते हैं, अरब जो लोग होते हैं वो लड़ नहीं सकते हैं, अरे अरब लोग बहुत ही क्रूअल होते हैं, अरब लोग जो होते हैं ऊँट पे चढ़ते हैं। तो जब एडवर्ड सईद ने जब उसको उस टीवी के प्रचार को देखा तो उन्होंने कहा अरे यार, मैं भी तो फ़िलिस्तीन में पैदा हुआ हूँ, मैंने भी तो अरबों को देखा, अरब मेरे पड़ोसी हैं, ऐसा अरब तो मैंने कहीं नहीं देखा। तो ये मीडिया क्यों ऐसी तस्वीर बना रहा है जिसको मैंने कभी बचपन में कभी देखा ही नहीं? उसके बाद सही एडवर्ड सईद ओरिएंटलिज्म किताब लिखने गए, और उनका पूरे ओरिएंटलिज्म का यही मतलब मकसद है कि जो रियलिटी मुसलमानों की और अरब वर्ल्ड की है, उस रियलिटी को जब अंग्रेज़ राइटर, जब वेस्टर्न राइटर जब लिखते हैं तो उसको गलत कर देते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो मुसलमानों की बात आते ही होता है अरे इनमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो 1936 में शरिया एक्ट आ गया। 37 आपने कहा? 37 1937, 40 से 3 साल पीछे आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बहस हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लाना चाहिए, ये देश में इम्पोज होना चाहिए। तो बड़ी बहस भी चली। अम्बेडकर जी को भी लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कई बार आरएसएस और बीजेपी के लोग सेमिनार करते हैं और इस तरह का टॉपिक देते हैं, अम्बेडकर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इस तरह की बातें फैलाई जाती है कि अम्बेडकर जो हैं दलितों के सबसे बड़े मसीहा हैं, वो चाह रहे थे कि मुसलमानों से पर्सनल लॉ को ख़त्म कर दिया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाए, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो एंटी अम्बेडकर हैं, यही प्रचारित किया जाता है। अम्बेडकर जी ने पूरी बहस सुनी, और अम्बेडकर जी, सबसे पहली बात, अम्बेडकर जी जो थे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के समर्थक थे, क्योंकि अम्बेडकर जी का ख्याल था कि एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए एक ही तरह के कानून सबके लिए होने चाहिए। अम्बेडकर जी को ये भी लगता था कि राज्य जो है समाज के अंदर में मौजूद कुरीतियाँ और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कानून बनाएगी, और कल्चर के नाम पे उसे रोका नहीं जाना चाहिए। अम्बेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रिंसिपली सपोर्ट करते थे, ये बात यहाँ तक बिल्कुल सही है। लेकिन अम्बेडकर जी ने एक और बहुत ही अहम बात कही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिखा हुआ है, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। अम्बेडकर जी ने कहा कि कोई भी राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, कोई भी सरकार कोई भी ऐसा कानून थोप नहीं सकती है जिस कानून को मानने के लिए जनता तैयार ही नहीं हो। अगर आपने गलत कानून बनाया, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं, अगर आपने उस कानून को बना दिया और उसने जनता के ऊपर आपने थोप दिया, तो जनता बगावत कर लेगी, और आप बगावत करने के लिए जनता को आमादा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो अम्बेडकर जी ने इसका विरोध किया। तो कहने का मतलब है कि अम्बेडकर जी समझ गए कि कल्चर का जो मामला है ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इसका काफ़ी विरोध हो रहा है, इसलिए सरकार को इसको इम्पोज नहीं करना चाहिए। उस ज़माने में कांग्रेस के पास मेजॉरिटी भी थी,
कांग्रेस के पास सब कुछ था, वो चाहती तो कांग्रेस आसानी से इसको पास कर सकती थी। अम्बेडकर जी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक में भी थे, लेकिन उन्होंने उसका विरोध किया, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो लोकतंत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ज़बरदस्ती कोई कानून नहीं बनाना चाहिए। अब आइए एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी लोग और आरएसएस के लोग और कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए, कुछ साल पहले लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाई है। लॉ कमीशन जो आखिरी लॉ कमीशन है उसकी रिपोर्ट है, आप उस रिपोर्ट को गूगल करेंगे तो आप मिल जाएगा। लॉ कमीशन को कुछ साल पहले इसी मोदी सरकार ने कहा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है कि नहीं है, आप इस पर एक स्टडी करके हमको बताइए। लॉ कमीशन ने सारे लोगों को ख़त लिखा, अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया और लॉ कमीशन ने कहा कि आप सब लोग अपनी अपनी राय दीजिए। लॉ कमीशन ने सबकी राय सुनी और लॉ कमीशन जो है वो सरकारी एक संस्था है। लॉ कमीशन में पढ़े लिखे लोग हैं। लॉ कमीशन ने रिसर्च किया और करने के बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो आप गूगल करके पा सकते हैं, उसमें लॉ कमीशन ने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्पोज करना देश के लिए ज़रूरी नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये पॉलिसी सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पर्सनल लॉ हैं, चाहे हिंदुओं के पर्सनल लॉ हों, चाहे मुसलमानों के पर्सनल लॉ हों, चाहे ईसाइयों के पर्सनल लॉ, उसमें बहुत सुधार करने की ज़रूरत है और उसमें सुधार होना चाहिए। तो लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्पोज करने से बेहतर तरीका ये है कि जो भी पर्सनल लॉ हैं उनमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि कल्चर और रिलीजन का मामला इतना सेंसिटिव है कि आप इसको एक दिन के अंदर में उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो जो माइनॉरिटी हैं उनका ये डर वाजिब है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होगा उसके अंदर में मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक समाज के जो धार्मिक आस्थाएं होंगी वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर थोप दिया जाएगा। तो मेरा यही सवाल है मोदी जी से, या जो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है? अगर वो रिपोर्ट सरकारी एक संस्था ने इतनी मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ही जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है शायद नहीं पढ़े भी नहीं, उसको कूड़े उत्तराखंड में राजनीति करने के लिए और उसमें भी एक तबके को, भारत के ही नागरिक को दोयम दर्जे का नागरिक महसूस कराने के लिए चिढ़ाते हुए इलेक्शन में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए मुसलमान को चिढ़ाकर हिंदुओं का वोट लेने के लिए यूसीसी को लागू कर दिया गया। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा, शुरू में ही आपने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से सिर्फ मुसलमानों को घबराने की बात नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हिंदू भी सहमत नहीं होंगे। यूनिफॉर्म कोड और हिंदू का क्या है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो एक बात फिर से मैं रिपीट कर दूं कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिख दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में इम्पोज करना ये डिजायरेबल नहीं है। हाँ, लॉ कमीशन कह रहा है तमाम निजी कानून है जो उनके पर्सनल उसके अंदर में अगर कुछ कमियां हैं तो आप उनमें जाके बदलाव कीजिए, उनके अंदर में सुधार कीजिए और उस सुधार को करने के लिए उस समाज के प्रगतिशील लोग तैयार हैं। लेकिन आपको महिलाओं को अधिकार नहीं देना है, आपको तो सांप्रदायिक खेल करना है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर कुछ कमियां हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिफॉर्म्स करने के लिए सैकड़ों हज़ारों की तादाद में उसी समाज की मुस्लिम महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। आप तो उनको कभी नहीं सुनते हैं, आप तो उनकी कभी बातों को नहीं सुनते। और एक और चीज़ है, जब आप लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे, एक बहुत ही दिलचस्प बात है, लॉ कमीशन ने सुधार की बात सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं की है, उसने सुधार की बात हिंदू पर्सनल लॉ में भी की है, ईसाइयों के पर्सनल लॉ में की है और सेकुलर लॉ में भी की है। देखिए, एक सेकुलर लॉ ये होता है कि मान लीजिए आपका और हमारा धर्म अलग है और हम शादी करना चाहते हैं, हम किसी स्पेशल मैरिज एक्ट की भी कमियां को उन्होंने दिखाई है। आप देखिए कमियां स्पेशल मैरिज एक्ट के क्या है, आपको पता है? अगर मान लीजिए कि हम लोग अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं, तो होता क्या है कि इंटर रिलीजियस मैरिज करने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है और आपका नाम जो होता है वो नोटिस बोर्ड में लगाते हैं
और कुछ महीना पहले या कुछ दिनों पहले आपके परिवार वालों को भी वो खत भेजते हैं। तो उसमें क्या होता है कि चूंकि आप समाज की धारा से हटकर शादी कर रहे हैं, तो जो एक लंबा वक्त उनको दिया जाता है और जो उनके नाम का इश्तहार लगाया जाता है 30 दिन का वक्त, 30 दिन का वक्त, तो उसमें क्या होता है कि उनके शादी को तोड़ने के लिए बहुत सारी जो ताकतवर ताकतें होती हैं उनके शादी को तोड़ देती हैं उनको। तो लॉ कमीशन कर रहा है कि सेकुलर लॉ जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है और इसकी जो अवधि है उसको कम करने की ज़रूरत है ताकि लोग आसानी से शादी कर लें। हिंदू कोड बिल के अंदर में क्या प्रॉब्लम है? हिंदू कोड बिल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसकी उन्होंने निशानदेही कही है कि आपको ज्वाइंट फैमिली जो होता है, हम लोग का जो एक जो बड़ा फैमिली जो होता है, संयुक्त परिवार, उसमें टैक्स का आपको बेनिफिट मिलता है हिंदू होने की वजह से। अगर आप टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं और आप दिखा रहे हैं कि हमारा ज्वाइंट फैमिली है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है जो मुसलमानों को और ईसाइयों को नहीं मिलता है। मतलब वो टैक्स में बेनिफिट अगर मुसलमान संयुक्त परिवार नहीं मिलेगा उसको, तो उनको नहीं मिलेगा। नहीं, हिंदू को ही मिलेगा, क्रिश्चियन को भी नहीं, क्रिश्चियन को भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप सिख को मिलेगा क्योंकि वो हिंदू फोल्ड के अंदर, बिल्कुल हिंदू फोल्ड के अंदर में। तो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे तो सवाल मेरा ये है, क्या वो आप टैक्स बेनिफिट को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और देखिए हिंदू समाज से भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कि टैक्स बेनिफिट आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और देखिए ईसाई समुदाय के अंदर में भी बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। और सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर बहुत सारी अच्छाइयों को भी रेखांकित किया है कमीशन ने। ये मत समझिए कि उसमें सिर्फ बुराई को उसने रेखांकित किया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। एक बता सकते हैं क्या अच्छाई जो लॉ कमीशन ने रेखांकित किया है, आपके ध्यान में आता है? मेरे दिमाग में अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके अंदर में बहुत सारी अच्छाइयों को भी उसके अंदर में रेखांकित किया है। और दूसरी बात ये है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि पर्सनल लॉ में सुधार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा कहना यह है कि वो सुधार महिलाओं के अधिकार देने के लिए होना चाहिए, वो सांप्रदायिक राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी स्कॉलर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, फ्लेविया एग्नेस, उनका मैंने इंटरव्यू गर्मी में किया था, उनकी किताब भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो फ्लेविया एग्नेस से भी मैंने एक सवाल पूछा था कि कई बार जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बदलाव की बात होती है तो कई बार उस समाज के जो तथाकथित जो धार्मिक लीडर होते हैं या जो पुरुष लीडरशिप होती है वो कभी कभी उसका विरोध करती है। तो हम माइनॉरिटी के साथ भी हमें खड़ा होना है और महिलाओं के अधिकार के साथ भी खड़ा होना है, तो हम इसमें बैलेंस कैसे करें? तो फ्लेविया एंगस ने बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकारों पे हमला करेगी तो हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो मर्द जो लोग हैं, अगर वो अपनी महिलाओं का अधिकारों का हनन करेंगे तो हम महिलाओं के साथ खड़े होंगे। यानी हम अगर सेकुलर राजनीति की बात करते हैं, हम माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं, तो हम कहीं से भी ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें सुधार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, सुधार सब में हो, सुधार महिलाओं के अधिकार के लिए हो, सुधार दिल से हो, सुधार संजीदगी से हो, सुधार लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ के हो। इसको चुनावी आंकड़ा नहीं बनाना चाहिए। और एक और बात याद रखिए, इंसान जो होता है उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी ज़िंदगी बहुत हद तक धार्मिक उसकी आस्था से जुड़ी होती है। इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और बात याद रखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल राइट्स और रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। फंडामेंटल राइट्स सबसे बड़े अधिकार होते हैं, सबसे बड़े अधिकार, यानी आपकी धार्मिक आज़ादी, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पे हमला नहीं हो सकता है। आप हिंदू हैं कि आप मुसलमान हैं, आप किस धर्म को अपनाना चाहते हैं, आप किस रीति रिवाज से शादी करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप कानून बनाएंगे, लोगों को रोकेंगे, एक ही तरह से कहेंगे कि इसी रास्ते पर चलिए, तो आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ही दुहाई देता है, उनसे मेरी गुजारिश है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो भाग जिसके अधिकार को पाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो एक गाइडेंस के तौर पे काम करती है राज्य के लिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो होता है उसको अगर आप लागू नहीं करेंगे तो कोर्ट उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर में जो बातें हैं उन बातों को
इन बातों को कोर्ट लाजमी तौर पर मनवा नहीं सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको मनवाने के लिए कोर्ट जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स का जो मतलब जो उसका स्टेटस है वो बहुत हाई है। आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ एक और आखिरी बात कह दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सबको काम देने की भी बात है, मजदूरों को उनके अधिकार देने की बात है, महिलाओं को उनको अधिकार देने की बात है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये भी लिखा गया है कि जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, उसमें मजदूरों को शेयर मिलेगा। तो मेरा सवाल है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्पोज करना इस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इस देश में मजदूरों को अधिकार देना ज़रूरी है, मजदूरों को उत्पादन में अधिकार देना ज़रूरी है, मजदूरों को और महिलाओं को अधिकार देने की ज़रूरत है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी जो लोग दोहाई देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, तो आप एक ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्यों उठाते हैं और बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भूल जाते हैं? और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स, कल्चरल राइट्स और रिलीजियस राइट्स भारत के संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, और किसी भी संविधान से अगर फंडामेंटल राइट्स को आप हटा दें तो ना वो लोकतंत्र बचेगा, ना वो देश बचेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इस पे गंदी सियासत, इस पे सांप्रदायिक सियासत बंद होनी चाहिए। और हाँ, रिफॉर्म्स होने चाहिए। रिफॉर्म्स जब तक दुनिया रहेगी तब तक होगा। कमियां तमाम पर्सनल लॉ के साथ हैं, लेकिन ये कहना कि सिर्फ कमियां मुस्लिम पर्सनल लॉ में हैं और कमियां हिंदू पर्सनल लॉ में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू समाज के अंदर में कितना दहेज को लेके औरतों के साथ बुरा होता है। जाति बहुत बड़ी समस्या, जाति कितनी बड़ी समस्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कास्ट पूछने वाला था। जी जी जी। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तराखंड ने लागू किया है तो क्या उसमें जाति का भी प्रश्नों के बारे में कुछ है कि जाति के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? अब देखिए, मैंने तो क्योंकि भारत में हिंदू कोड बिल के भीतर भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर तो भारत में ऐसे तमाम उदाहरण है जहां पर हिंदू ही धर्म के दो अलग अलग जातियों के लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर विवाह करने को मजबूर हो जाते हैं। और आप देखिए कि जो लॉ कमीशन ने ये भी कहा कि अभी तक का कानून ये है कि 1 महीना पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, और उस बीच में जो शादी के जो दुश्मन है, जो प्यार के दुश्मन हैं, ये लोग आते हैं और लड़के को पीटते हैं, लड़की को पीटते हैं और शादी को तोड़वाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका किडनैपिंग भी किया जाता है और भी तरह की चीज़ें आती हैं। तो मेरा यही मानना है, जेंडर जस्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं के अधिकार सबसे ऊपर हैं, मगर महिलाओं की बात होनी चाहिए। हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, ईसाई महिलाओं के बारे में इस तरह से खानों में बांट कर नहीं होनी चाहिए। और एक और बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अगर आप लागू करेंगे तो एक बात और याद रखिएगा, एक आदिवासियों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा खतरा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारे संविधान में आदिवासियों को उनके धार्मिक आस्था, उनके सांस्कृतिक आस्था, उनके सामाजिक जो उनके रीति रिवाज है उसके मुताबिक जीने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया तो उनके अधिकार भी आप छीन लेंगे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आदिवासी इलाकों की जो लैंड होती है वो गैर आदिवासियों को नहीं आप बेच सकते हैं, वो उनके कम्युनिटी राइट का हिस्सा है। तो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो कम्युनिटी राइट उनका आप छीन लेंगे। तो जब कम्युनिटी राइट उनका छीन लेंगे तो उनकी ज़मीनें भी आप छीन लेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध मुसलमानों ने ही सिर्फ नहीं किया है, नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज़्यादा हुआ है विरोध। आप गूगल करिए, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी जो स्टेट असेंबली हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया कि हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, चूँकि हमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई दिखानी है तो कुछ जो कहिए कि जो बिके हुए लोग हैं उनको टीवी के मीडिया पर, टीवी पे बुला के इस तरह से लड़ाई कराई जाती है कि हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ है, मुसलमान इसके विरोध में है। हिंदू देश का विकास चाहता है, मुसलमान देश को नीचे लेके जाना चाहता है। हिंदू महिलाओं के अधिकार की बात करना चाहता है, मुसलमान देश को नीचे लेके जाना चाहता है। अरे भाई, आदिवासी को भी तो लाओ बातचीत में, सिखों को तो लाओ बातचीत में। अरे हिंदू महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना हो रहा है उसको भी तो लाओ, और जाति के सवाल को भी लाओ। और सिख लोग जो कह रहे हैं कि हमारे लिए भी अलग हमारा पर्सनल लॉ बना दो, तो उनको क्यों नहीं बनाते? ये तमाम बातें हैं। बस अफसोस की बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र में जहाँ पे इतने महापुरुष पैदा हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, कबीर, फूले
गांधी जी इतने बड़े देश में हम लोग आज इस तरह की डिबेट करते हैं, लगता ही नहीं है कि लोकतंत्र है। अफवाह, र्यूमर, घृणा, नफरत जो है वो मीडिया और टीवी और नेताओं के प्रचार से चल रहा है। हमें इसे रोकना होगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संजीदा मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। हम सुन रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक माहौल तैयार करने का प्रयास हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले भारत की राजधानी दिल्ली में सभी लगभग बहुत अधिक संख्या में बस स्टॉप पर उत्तराखंड के विधानसभा में लागू की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो हमने सोचा कि इस मामले के एक्सपर्ट, इन मुद्दों के जानकार डॉक्टर अभय कुमार जी को क्यों न इनसे समझा जाए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला क्या है और आम जनता को इन सब चीज़ों के बारे में क्यों जानना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम संक्षिप्त रूप में सरल शब्दों में क्यों जानना चाहिए। अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ही सरल शब्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे पेचीदे कानून को, मैटर को आपने जनता के सामने रख दिया। आप के सामने हम अपने चैनल पे ऐसे ही तमाम मुद्दों को लाते रहेंगे। आप ऐसे मुद्दों को देखने के लिए मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।